हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। तो आज जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेमोडायलिसिस टॉपिक। बहुत मज़ेदार टॉपिक है ये। और हेमोडायलिसिस प्रोसेस जो होता है ये भी बहुत एकदम नॉलेजेबल एकदम ये प्रोसेस होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। तो क्लास 10 लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ये बहुत ही ऑसम टॉपिक है हेमोडायलिसिस। देखो क्या है, जब किसी इंसान का किडनी फेल हो जाता है ना, तब क्या होता है। देखो, एक किडनी अगर फेल हो गया कोई एक साइड का, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि जिंदा रह सकता है इंसान। लेकिन प्रॉब्लम इस सेंस से नहीं है कि वो जिंदा रह सकता है। ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा एकदम बढ़िया एकदम ठीक ठाक होगा, ठीक है ना। अभी तुम लोग जैसे बढ़िया ठीक ठाक फुल जोश के साथ हो, तो वो इंसान जो है फुल जोश के साथ नहीं रह पाएगा, ठीक है। क्या होता है कि उसका वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन वो डेली एक्टिविटीज जो है ना अच्छे तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। ये होता है एक किडनी पे, ठीक है ना। इसीलिए जो है इंसान को जो है एकदम हमेशा अच्छा रखना चाहिए अपना किडनी को, ठीक है ना। और खाते पीते रहना चाहिए, फुल जोश के साथ जो है ना हमेशा रहना चाहिए। तो जब अगर एक किडनी फेल हो जाए तो वही बात है कि अच्छे तरह से वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन पूरा फुल्ली लाइफ जो है ना वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर क्या हो, जब दोनों किडनी फेल हो जाए, तब क्या होगा, तब जो है ना उसको वो जिंदा रहने का उसको चांस नहीं है। चांस तभी है जब उसको उसका किडनी का फंक्शन जो है ना, किडनी क्या काम करता है, किडनी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करने के लिए उसको जो है ना आर्टिफिशियली एक दूसरा मशीन ला करके देना होगा। दैट मशीन इज नोन एज हेमोडायलाइजिंग मशीन कहते हैं उसको हम लोग। और फिर उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हीमोडायलाइसिस करते हैं, या फिर सिंपली डायलाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होता है, डायलाइसिस एक आदमी है, उसका किडनी जो है ना फेल हो गया है, दोनों किडनी फेल हो गया है। यहाँ पर जो है तब उसको हम लोग क्या करेंगे, हेमोडायलिसिस उसका प्रोवाइड करना होगा। हेमोडायलिसिस प्रोसेस के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर ये है, सपोज दिस इज द हैंड ऑफ द पेशेंट। ये है पेशेंट का हाथ, लग रहा है चुड़ैल का हाथ की तरह, लगने दो, ठीक है। मान लेते हो पेशेंट जो है चुड़ैल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये पेशेंट का हाथ है, ठीक है। क्या होता है कि पेशेंट का हाथ में जो है यहाँ पर आर्टरी एंड वेन दोनों होता है ना। हम लोग में आर्टरी एंड वेन क्या होता है, ब्लड वेसल दोनों होता है। हम लोग यहाँ पर ऐसे करके जोर से दाबते हैं, तो देखो यहाँ पर ये जो ऐसे करके एक निकला है, ये तो आर्टरी है, ठीक है ना। ये जो ऐसे करके दाबे है, ये जो जोर से दाबने से निकला है, दिस इज आर्टरी। लेकिन बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, देखो यहाँ पर जो है ये ऊपर में जो दिख रहा है ये सब ब्लड वेसल, ये सब फिर क्या है, इसमें बहुत सारे वेन्स है। वेन्स जो है ना वो ज़्यादा हम लोग को दिखाई देता है। आर्टरी जो है वो अंदर में होता है, डीप सिचुएशन बीनीथ द स्किन होता है। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग इसके बारे में पढ़े थे। ब्लड वेसल्स टॉपिक जो है उसके लिए अलग से लेक्चर है, नहीं देखे हो तो देख लो एकदम पीछे जा करके, ठीक है ना। उसमें हम लोग पढ़े थे, लेक्चर नंबर 10 या 11 होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आर्टरी है और ये वेन है। देखो क्या होता है बच्चों, जब हम लोग यहाँ पर हम लोग जो है ना उस आदमी का क्या हुआ, अभी दोनों किडनी फेल हो गया है, तो उस आदमी का ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, यानी कि यूरिया बन के नहीं निकल पा रहा है, यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है उस आदमी का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, ब्लड के अंदर में जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट एकदम जमा होते जाएगा, and so the concentration, the amount of nitrogenous waste inside the blood will increase। ब्लड के अंदर में नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा, ब्लड विल बिकम टॉक्सिक। इसीलिए हम लोग जो है ना ये ब्लड को यहाँ पर निकालेंगे आर्टरी से। सपोज दिस वन इज द आर्टरी, ये है आर्टरी, और यहाँ पर ये है वेन, ठीक है। आर्टरी में जो है ना हम लोग एक यहाँ पर पंक्चर करके, मतलब कि इंजेक्शन करके हम लोग यहाँ पर एक छेद करेंगे, ठीक है ना, सिरिंज के जरिए। और आर्टरी जो है ना आर्टरी में छेद करेंगे, आर्टरी से जो है ये ब्लड को बाहर निकालेंगे और इसको एक भेज देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा मोटर की तरह यहाँ पर होता है, जो क्या करता है, जो प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो यही इसी के थ्रू से अब ये एक ट्यूब के जरिए देखो बाहर यहाँ पर निकला, एक ट्यूब के जरिए ये बाहर निकला, और ये चले गया किसके अंदर में, ये चले गया एक हेमोडायलाइजिंग मशीन के अंदर में। हेमोडायलाइजिंग मशीन के अंदर में जो है ना ये ट्यूब जो है हाईली कोइल्ड रहता है, ये ट्यूब, ठीक है। ये ट्यूब जो है ये हाईली कोइल्ड रहेगा इस तरह से। ये ट्यूब जो है ना बच्चों ये किस चीज से बना हुआ है, दिस ट्यूब इज मेड अप ऑफ सेलोफेन से बना हुआ है। सेलोफेन, CELOPHANE, सेलोफेन ट्यूब। और ये सेलोफेन ट्यूब जो है ना ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है,
दिस इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम हम लिख दिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बच्चों पता होगा किसको कहते हैं, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो क्या करता है, कुछ चुनिंदा मॉलिक्यूल्स को, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही एक साइड से दूसरा साइड जो है ना जाने के लिए अलाउड देगा, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, सॉरी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सपोज यहाँ पर एक ये ट्यूब है, ये ट्यूब जो है ना इसका वॉल जो है ना सेमी परमिएबल है, सपोज मान लेते हैं। सेमी परमेबल का मतलब ये कुछ बस सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को है ना ये अंदर बाहर करने के लिए अलाउड देगा, सारे मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर करने के लिए अलाउड नहीं देगा। तो यहाँ पर जो है ना देखो इसके अंदर में सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक चीज है, इसका सपोज फॉर एग्जांपल सॉल्ट ही है, इसके अंदर में ये सॉल्ट है, सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और बाहर में जो है कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो ये सॉल्ट मॉलिक्यूल्स जो है ना ये बाहर निकलेगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से बाहर निकलेगा और ये बहुत आसानी से हो पाएगा। क्यों हो पाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसलिए आसानी से ये अंदर बाहर निकल सकता है। यहाँ पर जो है ना ये सेलोफियन ट्यूब, ये भी जो है ना सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये प्रेजेंट है एक मशीन के अंदर में। दिस मशीन इज नोन एज हेमोडायलाइजिंग मशीन और इसके अंदर में एक फ्लूइड है, यहाँ पर इसके अंदर में एक फ्लूइड यहाँ पर जो है ना भरा हुआ है। इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ये फ्लूइड जो है, दिस फ्लूइड इज नोन एज डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं इसको हम लोग। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड एज डायलाइजिंग फ्लूइड व्हिच हैज द सेम आयोनिक कंसंट्रेशन एज दैट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। ठीक है ना, ब्लड प्लाज्मा समझते हो, पढ़ चुके हम लोग। ब्लड के अंदर में जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है दैट इज नॉन एज हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा हम लोग कहते हैं, है ना। तो ब्लड प्लाज्मा में जितना आयनिक कंसंट्रेशन होता है, जैसा आयनिक कंसंट्रेशन होता है उसी के जस्ट सेम ये डायलाइजिंग फ्लूइड में भी आयंस का कंसंट्रेशन होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यही है कि सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग ब्लड में जो है ना, मान लेते हैं हम लोग एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है। ब्लड के अंदर में 5 ग्राम जो है ना हाइड्रोजन आयंस है, हाइड्रोजन आयंस को हम लोग वेट किए 5 ग्राम है, सपोज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 5 ग्राम ब्लड प्लाज्मा के अंदर में है, ठीक है ना। उसमें सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, पोटेशियम आयन है, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब सारे आयन्स जो है ना ब्लड प्लाज्मा के अंदर में प्रेजेंट होता है। तो जो सब आयन्स प्लाज्मा के अंदर में प्रेजेंट होता है ना, वो सब सारे आयन्स ये डायलाइजिंग फ्लूइड में भी जो है ना डाला जाता है, डायलाइजिंग फ्लूइड बनाने के लिए। और ब्लड में जितना कंसंट्रेशन में वो सब सारे चीज होता है, उतना कंसंट्रेशन में ही जो है ना इसमें भी वो सब सारे चीज जो है ना ये फ्लूइड के अंदर में डाला जाता है, ताकि क्या हो, ताकि वो एकदम पूरा प्लाज्मा बन जाए। मैंने क्या कहा कि प्लाज्मा के अंदर में जो भी आयंस होते हैं और जितने अमाउंट में आयंस होते हैं उतने ही अमाउंट में आयंस, और वो सब सारे आयंस जो है ना ये पानी के अंदर में डाला जाएगा, तब जाकर के ये बनेगा डायलाइजिंग फ्लूइड, यानी कि ये प्लाज्मा की तरह सेम टू सेम। लेकिन ब्लड प्लाज्मा में क्या है, अभी इस आदमी का किडनी जो है फेल हो गया है, इस आदमी का ब्लड में जो है ब्लड प्लाज्मा में नाइट्रोजनस वेस्टेज कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया, ये सब जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पर इसका ब्लड में प्रेजेंट है ना। यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या ये डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया, यूरिक एसिड, एमोनिया ये सब है क्या? नहीं है। ये तो एकदम प्योर ब्लड प्लाज्मा की तरह है, प्योर ब्लड प्लाज्मा है, इसमें यूरिया, यूरिक एसिड नहीं होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। लेकिन इस आदमी का ये जो ब्लड से निकाला गया ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में जो ब्लड आ रहा है, इस ट्यूब में जो है ना, इस ट्यूब में तो नाइट्रोजनस वेस्ट पूरा भरमार है, क्योंकि उसका ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट का फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर में क्या है, ये ट्यूब के अंदर में नाइट्रोजनस वेस्ट विल रिमेन इन वेरी हाई कंसंट्रेशन, लेकिन ये डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर में क्या होगा, वेरी लो कंसंट्रेशन होगा नाइट्रोजनस वेस्ट का। तो बच्चों सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, सब्सटेंसेस कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, ये सबको पता है। हायर टू क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन जो है ना सब्सटेंसेस मूव करेगा, कौन से प्रोसेस में, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये ट्यूब में जो है ना बहुत हाई कंसंट्रेशन है नाइट्रोजनस वेस्ट का, और यहाँ पर ये फ्लूइड में क्या है, बहुत लो कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट ये ट्यूब से निकल करके ये फ्लूइड में चले आएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में। सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ये आस्ते आस्ते करके ये ट्यूब से निकल करके, यानी कि ब्लड से निकल करके किस में चले आएगा, डायलाइजिंग फ्लूइड में चले आएगा, और डायलाइजिंग फ्लूइड में आकर के डायलाइजिंग फ्लूइड में जो है ना रह जाएगा।
ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जितने भी सारे थे ब्लड में, वो सब सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना यहाँ पर अच्छी तरह से फिल्टर हो गया, बाहर निकल गया, डायलाइजिंग फ्लूइड में चले गया। अब यहाँ पर जब ये निकलेगा ब्लड ऐसे करके, ऐसे ये घूम फिर करके जब ये ब्लड निकलेगा, तो ये ब्लड जो है ना कौन सा ब्लड होगा, ये होगा बिना नाइट्रोजन वेस्ट वाला, यानी कि प्योर ब्लड होगा। नाउ दिस प्योर ब्लड will be sent back into the person's body through the vein के जरिए, ये ब्लड वेसल है, ठीक है, सॉरी ये ट्यूब है और यहाँ पर जो है ये इंजेक्शन होगा, इंजेक्शन में दिया जाता है सिरिंज, ठीक है ना, दो, एक आर्टरी में भी छेद किया जाएगा, एक वेन में भी छेद किया जाएगा। आर्टरी से ब्लड निकाला जाएगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है आर्टरी में, तो ये हाई प्रेशर से निकलेगा ताकि ऐसे करके घूम फिर करके ये मशीन में चले जाए। और क्या होगा, ये प्योर होने के बाद ब्लड जो है ना वेन के जरिए अंदर भेज दिया जाएगा। आर्टरी के थ्रू से अंदर नहीं भेजा जाएगा, क्यों पता है, हम लोग जो है ना इंजेक्शन भी जो लेते हैं ना, कोई मेडिसिन का ही अगर कोई सिरिंज विरिंज लेते हैं तो वो हम लोग आर्टरी में नहीं डालते, वो डॉक्टर जो है ना या फिर कंपाउंडर जो है, नर्स जो है, वो कहाँ डालता है, वो वेन में डालता है। क्यों आर्टरी में क्यों नहीं डालता है, क्योंकि आर्टरी में हाई प्रेशर होता है ब्लड। अगर हम लोग वो जो है ब्लड को अगर हम लोग आर्टरी में डालते हैं तो क्या होगा, इतना ज़्यादा हाई प्रेशर है ना आर्टरी में कि वो अंदर ही नहीं जाएगा वो चीज़, वो जो है ना एकदम ब्लड ही एकदम बाहर फेंकेगा हाई प्रेशर के कारण से। इसीलिए जो है हम लोग ये वेन के द्वारा पर्सन का बॉडी में प्योर ब्लड जो है डाल देंगे। तो इस तरह से जो है देखो नाइट्रोजनस वेस्ट, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ शॉर्टकट समरी, नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे करके निकलेगा, डायलाइजिंग मीडियम में जाएगा, डायलाइजिंग मशीन में, इसमें डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में होने के कारण से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है ना ये ट्यूब से बाहर निकल जाएगा, फ्लूइड में जो है ना रह जाएगा अटक करके। अब जब इधर ये ब्लड निकलेगा ऐसे करके बाहर, तो ये ब्लड में जो है नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा क्योंकि सारे नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर फ्लूइड में आ गए। तो नाउ दिस इज प्योर ब्लड जो है ना इसको भेज दिया जाएगा वेन में। तो बच्चों ये है क्या, ये है हेमोडायलाइसिस प्रोसेस, सिंपली ऑल्सो नोन एज डायलाइसिस, ठीक है। इसका एकदम बढ़िया से एकदम स्क्रीनशॉट लो ये प्रोसेस का। अब आते हैं बच्चों हम लोग, देखो नया टॉपिक एक्सक्रेशन इन प्लांट्स, और ये जो है ना 3 मार्क्स में जो है बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। आसान चीज़ है ये, लेकिन एग्जाम में पूछे आते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना वो हमेशा एकदम डिफिकल्टी होता है। एग्जाम ले आता है बच्चों को एसेस करने के लिए, ठीक है, CBSE का या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड का ये एम कभी नहीं होता है कि बच्चे को फेल कराए। बच्चे को जो है ना हमेशा प्रमोट करना चाहता है वो लोग, आसान से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो एक्सक्रेशन इन प्लांट्स है ये टॉपिक, मतलब प्लांट्स फिर एक्सक्रेशन जो है ना कैसे करके करेगा। तो देखो प्लांट्स जो है बहुत सिंपल वे में एक्सक्रेशन करता है। एक्सक्रेशन देखो सबसे पहले क्या है, प्लांट्स जो है ना ऑक्सीजन लेता तो है, लेकिन डे टाइम में जो है ना ड्यूरिंग द डे टाइम में प्लांट्स ऑक्सीजन लेता नहीं, ऑक्सीजन वो रिलीज आउट करता है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर डे टाइम में क्या वो रेस्पिरेशन नहीं करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से जो है ना इतना ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना कि वो ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सेस हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज व्हाट, वही तो है एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। अगर कोई चीज़ हमारे बॉडी में एक्सेस में हो जाए तो वो क्या होगा, वो तो एक्सक्रेशन के द्वारा बाहर निकालना जरूरी है। एक्सेस में होगा तो वो टॉक्सिक होगा ही, एक्सेस में कुछ भी होने से टॉक्सिक पॉइजनस होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेस ऑक्सीजन डे टाइम में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, एक्सेस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो डे टाइम में ऑक्सीजन जो है ना ये रिमूव किया जाएगा, ठीक है। फिर जा करके जो है देखो नाइट टाइम में, ड्यूरिंग द नाइट टाइम में जो है देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स प्रोड्यूस करता है, डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि डे टाइम में जो है रेस्पिरेशन से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना वो सब सारे कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर से एब्जॉर्ब बैक कर लिया जाता है, प्लांट अपने अंदर में एब्जॉर्ब बैक कर लेगा। क्यों करेगा, फोटोसिंथेसिस, ताकि परफॉर्म कर सके। तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए ना नाइट टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए, वो सब सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर में फिर से ले लेता है। सॉरी, डे टाइम में, नाइट टाइम में नहीं लेता, डे टाइम फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और डे टाइम में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टोमेटा से प्रोड्यूस होता है। फिर देखो वाटर वेपर, प्लांट्स ऑल्सो रिलीज आउट एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो देखो प्लांट्स जो रूट्स के जरिए सॉइल से एक्सेस वाटर जो एब्जॉर्ब करता है ना, तो वो एक्सेस वाटर को जो है कैसे वो रिमूव आउट करता है,
वेपर के फॉर्म में जो है ना वो रिलीज आउट करता है, वेपर के फॉर्म में। कहाँ से रिलीज आउट करता है? स्टोमेटा से, लेंटिसेल से। लेंटिसेल के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे। ट्रीज में जो हम लोग देखते हैं बार्क ऑफ ट्रीज में जो ऐसे क्रैक सब जो होता है, दाग जो होता है, ठीक है ना, उसमें जो है ना पोर्स है, वही पोर्स के जरिए जो है ना वाटर वेपर और फिर ये गैसेस का भी इवन एक्सचेंज हो पाता है, ठीक है। तो एक्सेस वाटर, प्लांट्स गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर। एनसीईआरटी में ये लाइन एकदम स्पष्ट रूप से एकदम लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है ना, वाटर के बारे में। प्लांट्स गेट रीड ऑफ वाटर वेपर, एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है ना, वाटर वेपर्स के फॉर्म में एक्सेस वाटर जो है लॉस करता है। और कहाँ से लॉस करता है? देखो स्टोमेटा के थ्रू से, फिर जाकर के लेंटिसेल्स जो है, लेंटिसेल्स के थ्रू से, ये सब के थ्रू से जो है ना लॉस करता है। उसके बाद देखो प्लांट्स जो है ना जब वो मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करता है तो कभी कभी क्या होता है कि वो बहुत एक्सेस मात्रा में जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उतना बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है कि प्लांट्स जो है ना उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता है। हम लोग भी जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा फूड खा लेते हैं तो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, चाहे तो वो वोमिटिंग के जरिए बाहर निकल जाता है ओवर ईटिंग के कारण से, या फिर वो फैट बन के हमारे बॉडी में जो है जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी फैटी इंसान सब है वो सब मतलब कि ज़्यादा आधा करके खाता है, अच्छी बात है, ठीक है ना, खाया करो, बॉडी में रहेगा। और जो एकदम पूरा पतले दुबले है वो सब जो है ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा करके खाना चाहिए, थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा शरीर में जो है कुछ हो, मांस हो, ठीक है ना। तो एक्सेस मिनरल्स जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? सॉइल से जो एब्जॉर्ब करता है एक्सेस मिनरल्स, ये सब जो है ना कहाँ से रिलीज आउट करेगा? ये सब जो है देखो रूट्स के जरिए, प्लांट्स जो है ना वो रूट्स के जरिए जो है ना रिलीज आउट करता है सॉइल में। एक्सेस मिनरल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम रूट्स इनटू द सॉइल। देखो रूट्स के जरिए प्रोड्यूस करता है और सॉइल में एकदम दे देता है, डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट देखो डेड सेल्स जो होता है प्लांट्स में, डेड सेल्स प्लांट्स में जो बनता है, डेड सेल्स को जो है ना प्लांट्स क्या करता है? दे स्टोर द डेड सेल्स इन ओल्ड लीव्स, जो पुराने लीव्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं, वो सब में जो है ना स्टोर करके रख देता है। जो पुराना सब लीफ होता है, जो फ्रूट्स होता है, वो सब में जो है डेड सेल्स को प्लांट जो है ना स्टोर करके रखेगा। और जब वो ओल्ड लीफ जो है जब वो टूट करके गिर जाएगा नीचे में तो उसी के साथ रिमूव हो जाएगा। जब फल जो है वो टूट करके गिर जाएगा तो उसी के साथ डेड सेल्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। देखो प्लांट्स जो है ना एक और फॉर्म है प्लांट्स का, एक्सक्रेशन प्लांट्स का। Plants also produce release out waste materials in the form of rubber। रबर देखते हो ना, रबर के साथ तो हमेशा, रबर के बिना हमारा लाइफ तो अधूरा है, इनकम्प्लीट है। रबर इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशंस इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ, है ना, एवरीडे। तो रबर जो है, रबर प्लांट से जो रबर प्रोड्यूस होता है वो क्या है? वो एक एक्चुअली एक वेस्ट मटेरियल है। फिर जाकर के रेसिन जो होता है, किशमिश जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी एक वेस्ट मटेरियल है प्लांट्स के लिए। फिर जाकर के गम्स जानते हो, डाइस, एसेट्रा। डाइस मतलब क्या होता है? कपड़ा उपड़ा कलर करने के लिए जो रंग होता है ना, कलरिंग मटेरियल, कलरिंग पिगमेंट, दैट इज नोन एज डाई कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये प्लांट्स इतने सारे जो ये सब वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब जो रिलीज आउट करता है ना, दीज आर एक्चुअली द वेस्ट प्रोडक्ट्स, दीज आर द एक्सेस मिनरल्स, दीज आर द मेटाबॉलिक वेस्टेज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो 5 पॉइंट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, पूछेगा 2-3 ही पूछेगा, ठीक है ना, ये काफ़ी है, एकदम बहुत ज़्यादा काफ़ी। और एनसीईआरटी में जितने सारे पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर जो है ना लिख दिए हैं, ये हम लोग पढ़ लिए। तो बच्चों हमारा इसके साथ जो है ना हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं ये चैप्टर जो है पूरा एकदम एंजॉय किए होंगे। ज़्यादा लेक्चर्स हम लोग का नहीं हुआ, फिर भी जो है एकदम बहुत कम लेक्चर्स में जो है कंप्लीट हो गया। अभी जो है एकदम पूरा ये सब सारे लेक्चर्स जो है ना ये सब सुनो, बढ़िया से नोट्स बनाओ, और कुछ समय के बाद 1 शॉट भी मैं निकालूंगा। 1 शॉट जो है वो एग्जाम टाइम के लिए होगा, उससे जो है एकदम एक ही बार में एकदम पूरा चैप्टर एकदम क्विक रिवीजन कर लो, ठीक है ना। तो फुल जोश के साथ बच्चों पढ़ते रहना है, और फुल जोश के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है ना करते रहना है, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आप लोग के लिए और भी बहुत सारे लेक्चर्स एकदम अपलोड करते रहे। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर।